तो चलो भाई, अब जरा ध्यान दो। हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है विलयन की मोललता। आज का हमारा टॉपिक है विलयन की मोललता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं भाई विलयन की मोललता, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन की मोललता क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन जनरेट करूंगा। देखो जरा ध्यान से, विलयन की मोललता, ठीक है, विलयन की मोललता को डिनोट करेंगे हम एम डैश से, स्मॉल एम डैश से डिनोट करेंगे विलयन की मोललता। एम डैश इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हमारा पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, और इसके बटे में हम रखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, पदार्थ के मोलों की संख्या को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और विलायक के भार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो एम डैश बराबर हमारा फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और हमने आप लोगों को बता रखा है यहाँ पर, अगर हम पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल लेंगे स्मॉल एन, तो पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होगा फॉर्मूला विलय का भार अपॉन विलय का अनुपात। ये फॉर्मूला होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एम डैश इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, और इस पूरे के बटे में कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पर एम डैश इक्वल टू हमें प्राप्त होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा हमारा विलयन की मोललता के लिए। ठीक है, जब विलायक का भार हमें किलोग्राम में दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला जनरेट नहीं करना, पहले हम इसकी डेफिनेशन बना ली। क्या बनानी भाई? डेफिनेशन। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे भी जरा मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यदि मैंने क्या करा यहाँ पर, जो विलायक का भार है कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार अगर मैंने कितना कर दिया 1 किलोग्राम, विलायक का भार कितना कर दिया 1 किलोग्राम। ठीक है, तो एम डैश इक्वल टू एन अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 1। ठीक है, तो एम डैश बराबर एन को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को एन। विलयन की मोललता के बराबर आप लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर एन। एन का मतलब है पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, यदि हमने क्या किया, जो विलायक का भार है, ठीक है, उसका मान कितना कर दिया 1 किलोग्राम। विलायक का भार कितना कर दिया 1 किलोग्राम। तो विलायक का भार 1 किलोग्राम करने पर हमें प्राप्त हुआ जो विलयन की मोललता है वो किसके बराबर प्राप्त हो गया हमें, पदार्थ के मोलों की संख्या को। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे हम जनरेट करेंगे फॉर्मूले से। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम विलयन समझते हैं। देखो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले एक लिया बर्तन, यहीं पे ले रहा हूँ, इधर देखो एक बर्तन लिया। ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने इधर से, ठीक है, एक पदार्थ डाला। ठीक है, पदार्थ को मैंने बोल दिया जल। क्या बोल दिया? जल। जल एक प्रकार का क्या होगा, विलायक। क्या होगा? विलायक। ठीक है, मैंने इस बर्तन के अंदर, ठीक है, कुछ मात्रा में, ठीक है, इसकी मात्रा मान लो मैंने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, 1 किलोग्राम मिला दिया। कितना मिला दिया? 1 किलोग्राम मैंने जल मिला दिया इसके अंदर।
ठीक है, बर्तन के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैंने बर्तन के अंदर 1 किलोग्राम जल डाला, ठीक है, तो जल तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। दूसरा पदार्थ मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। क्या डाल दिया? नमक। इसकी मात्रा ले ली मैंने 50 ग्राम। कितनी ले ली? 50 ग्राम इसकी मात्रा ले ली। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगा? विलेय पदार्थ होगा। क्या होगा भाई? विलेय पदार्थ। ठीक है, अब देखो, एक पदार्थ लिया मैंने जल, एक पदार्थ लिया मैंने नमक। इन दोनों को मैंने क्या करा? एक बर्तन में अच्छे से मिश्रित कर दिया। मिश्रित करने के पश्चात मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पर एक विलयन। क्या प्राप्त हुआ भाई? विलयन। ठीक है, अब ये एक प्रकार का क्या बन गया? विलयन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर का एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस नए पदार्थ को हम बोलते हैं विलयन। या दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण अगर हमें प्राप्त हो रहा तो उसे हम बोलते हैं विलयन। ठीक है, अब इसी के अनुसार देखो, हमें पढ़ना विलयन की मोलरता। विलयन की मोललता। क्या पढ़नी भाई? विलयन की मोललता। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को विलयन की मोलरता। यहाँ देखो क्या लिखा? विलयन की मोललता। वहां था रता, यहाँ लिखा हुआ लता। ध्यान रखना, विलयन की मोललता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये विलयन है। इस विलयन के अंदर अगर मैंने क्या करा, ठीक है, जो विलायक पदार्थ था, ठीक है, उसकी मात्रा मैंने कितनी कर दी? 1 किलोग्राम। इसकी मात्रा कितनी कर दी? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम करने के पश्चात यहाँ पर या तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम पदार्थ के मोलों की संख्या भी बोलते हैं। पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पूरे विलयन के अंदर, ठीक है, मैंने विलायक का जो भार है वो कितना कर दिया? 1 किलोग्राम। पूरे विलयन के अंदर विलायक का भार कितना कर दिया? 1 किलोग्राम। विलायक का भार 1 किलोग्राम करने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त हुआ? जो विलयन की मोललता थी उसके बराबर क्या प्राप्त हुआ? पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या प्राप्त हुई भाई? पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। देखो मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ रिपीट करियो एक बार। देखो पहले नंबर पर देखो आप लोगों को क्या बोलना, विलयन के अंदर विलायक के, दूसरा पॉइंट ये होगा, 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाती है। इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी डेफिनेशन। देखो यही से मैंने बना दी इसी भाई। ठीक है, बोल लेंगे मेरे साथ, एक बार और रिपीट करो। विलयन के अंदर विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी इसकी। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले से समझाई दिया ये कैसा है बराबर। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। दोबारा रिपीट करोगे मेरे साथ, विलयन के अंदर विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। देखो यहाँ ध्यान से। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, देखो इसी से बनाऊंगा। देखो इतना मैंने डायग्राम बनाया ना, इसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी। विलयन के अंदर विलयन के अंदर विलायक के 1 किलोग्राम विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के मोलों की पदार्थ के मोलों की संख्या ही पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता विलयन की मोललता
कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर अर्थात करके इसका फॉर्मूला आप लोग ये यहाँ से लिख लोगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा ही दिया। विलयन की मोललता बराबर फॉर्मूला होगा पदार्थ के मोलों की संख्या और इसके बेटे में लिखेंगे विलायक का भार, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इतना आप लोगों को याद करना है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग इससे बना सकते हो, ठीक है। एक बार और रिपीट करो, देखो ध्यान से रिपीट करो मेरे साथ। विलयन के अंदर विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात करके इसका फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, नोट करो। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। इसके बाद देखो मैं फॉर्मूला जनरेट करता हूँ इसका। ये तो डेफिनेशन के लिए बताया था मैंने अभी, देखो। अब इसके अगर न्यूमेरिकल आओगे, मतलब क्वेश्चन आओगे, तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं उसके लिए फॉर्मूला होगा। हम बोल देंगे नाउ, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, एम डैश बराबर फॉर्मूला होता है एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा वाला डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया चूंकि एन क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या, और पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा एम डैश इक्वल टू, इसका जो मान है ये होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और इस पूरे के बटे में कैपिटल डब्ल्यू ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एम, ये इसके गुणा में चल जाएगा नीचे बटे में, यानी कि एम डैश इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और गुणा में आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब विलायक का भार आप लोगों को किलोग्राम में दिया गया होगा, ठीक है। जब विलयन के अंदर विलायक का भार अगर किलोग्राम में दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अगर विलायक का भार किलोग्राम में नहीं दिया, ठीक है, ग्राम में दिया गया है, तो एम डैश बराबर फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू, और गुना में इसके क्या करना आप लोगों को 1000 लिखना, ठीक है। अगर विलायक का भार ग्राम में दिया गया तो गुणा किससे करनी है आप लोगों को 1000 से, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। पर प्रत्येक चीज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जहां इसमें स्मॉल डब्ल्यू ये क्या है, विलय का भार, विलय का भार, ध्यान रखियो विलय का भार कितना दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्मॉल एम की बात करेंगे तो स्मॉल एम हमारा होगा, वो होगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया अभी, क्या है ये विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। नोट करो ये भी। तो अब हम बात करते हैं, देखो विलयन की मोललता का मात्रक। जैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन में विलयन की मोललता ज्ञात कर देंगे तो उसके पश्चात आप लोगों को उसका मात्रक जरूर लिखना, ठीक है। विलयन की मोललता के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एम डैश बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब ये एन क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या, डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, ठीक है। पदार्थ के मोलों की संख्या, इसका मात्रक होता है मोल। फिर इसके बटे में देखो क्या लिखा हुआ, विलायक का भार, विलायक के भार का मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। जब भी हम कभी भी विलयन की मोललता
ज्ञात करेंगे तो उसके बाद में हमने मात्रक लिखना है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है, अब देखो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, पहले उसे समझो, फिर उसके बाद ये ऐसे ही मात्रक लिखना है उसमें। एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, देखो मैं 50 ग्राम 50 ग्राम NaCl 50 ग्राम NaCl 250 ग्राम 50 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है। 250 ग्राम जल में विलय है। तो विलयन की मोललता विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर इसका आंसर। अब जो चीज हमें दे रखी है सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें दे रखी है इसमें। देखो एक तो दिया है इसमें 50 ग्राम NaCl और फिर दिया है 250 ग्राम जल। ठीक है, इन दोनों में आप लोगों को पहचानना कौन विलय है और कौन विलायक है। ठीक है, विलय और विलायक की पहचान के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा, उनकी मात्राओं के आधार पर आप पहचान सकते हो कौन सा पदार्थ उसमें विलय होगा और कौन सा पदार्थ विलायक होगा। ठीक है, जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर कम होगी उसे बोल लगे हम विलय पदार्थ, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी विलयन के अंदर उसे बोल लगे हम विलायक। अब देखो दो पदार्थ दिए गए आप लोगों को, एक दिया गया NaCl और दूसरा दिया गया जल। ठीक है, NaCl और जल ये दो पदार्थ आप लोगों को दिए गए हैं, इनकी मात्राएं देखो। NaCl की मात्रा कितनी है 50 ग्राम और जल की मात्रा कितनी है 250 ग्राम। ठीक है, तो इसमें देखो विलय पदार्थ क्या होगा यहाँ पर NaCl। ठीक है, और विलायक पदार्थ क्या होगा जल। ठीक है, उनकी मात्राएं आप लोगों को दे रखी है इसमें, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर दिया है NaCl की मात्रा उसने दी, यानी कि विलय का भार हमें दे दिया। विलय के भार को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ठीक है, स्मॉल w NaCl बराबर इसकी मात्रा कितनी दी आप लोगों को 50 ग्राम, है ना। फिर विलायक का भार आप लोगों को दे रखा, विलायक के भार को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया विलायक H2O जल दिया गया। ठीक है, ये इसकी मात्रा कितनी दी उसने 250 ग्राम ये दिया उसने। ठीक है, आप लोगों को कहा विलयन की मोललता ज्ञात करो, M डैश आप लोगों को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब हम इसके लिए बोलेंगे सॉल्यूशन में फॉर्मूला होता है, देखो विलयन की मोललता के लिए फॉर्मूला होता है M डैश इक्वल टू स्मॉल w अपॉन M कैपिटल W, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब विलायक का भार किलोग्राम में दिया गया हो। अभी यहाँ विलायक का भार किस चीज में दिया गया, देखो ग्राम में दिया गया, तो ग्राम में दिया गया तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भैया, तो अब देखो जरा ध्यान से इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज आ रही है। M डैश बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और यहाँ पर कैपिटल W। यहाँ पर देखो स्मॉल w मतलब ये हो गया हमारा विलय का भार, विलय का भार हमें दे रखा, देखो ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद m क्या है अणुभार, m क्या है भाई अणुभार। अणुभार कहीं भी आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, बताऊंगा कैसे निकाल लगेगी। है भी किसका ये अणुभार भी किसका होगा, विलय पदार्थ का, विलय पदार्थ जो इसमें दिया गया। कैपिटल W क्या है विलायक का भार, वो उसने हमें दे रखा 250 ग्राम। हमें जरूरत किसकी अभी यहाँ पर विलय का अणुभार निकालना। विलय पदार्थ क्या दिया गया NaCl, क्या दिया गया NaCl। देखो भाई ध्यान से, जब हम किसी भी पदार्थ का अणुभार निकाल लगे तो अणुभार को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल m से। ठीक है, इसके सापेक्ष में लिख दो NaCl ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका हम अणुभार अगर निकालना तो ध्यान रखना, अणुभार निकालने के लिए जो पदार्थ आप लोगों को दिया गया है उसमें देखो कौन कौन से तत्व यूज हुए। NaCl में एक तत्व हुआ सोडियम और दूसरा हुआ क्लोरीन। ठीक है, इनके परमाणु भार याद होने बहुत अनिवार्य है तुम्हारे, तब जाकर आप लोग अणुभार निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकलने का। जैसे देखो यहाँ पर सोडियम
सोडियम का परमाणु भार होता है 23। कितना होता है? 23। ठीक है, अब ये सोडियम परमाणु कितनी बार आया इसके अंदर? एक बार, तो एक तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, एक तत्व का काम खत्म हुआ इसमें। जैसे एक तत्व का काम खत्म होगा, इसके बाद लगाओगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला तत्व क्या आ रहा है इसके अंदर? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। कितनी बार आया है इसमें? एक बार। ऐसा किया। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। देखो 23 की गुणा एक तो करोगे कितनी, कितना होगा? 23 प्लस 35.5 की गुणा एक से करोगे तो 35.5 ही आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं MnACl जो अणुभार होगा NaCl का। ठीक है, जोड़ कर लिख दो। 0.5 तो जोड़ा तो रहेगा यहाँ पर। 5 में 3 जोड़ो कितना होगा? 8। 5 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 8। 3 और 2 कितना होगा? 5। ठीक है, 58.5 होगा अणुभार इसका। ठीक है भाई, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो m डैश इक्वल टू स्मॉल w का मान देखो कितना दिया उसने? 50। कितना दे रखा? 50। फिर इसके बटे में देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर ये स्मॉल m, इसका मान कितना निकाल रहा है अभी मैंने? 58.5। फिर इसके गुणा में देखो यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया गया आप लोगों को? 250। ठीक है, फिर गुणा में क्या है इसके? 1000। इसे आराम से कैलकुलेट करो। पहले देखो यहाँ ये पॉइंट आ रही, पॉइंट कैंसिल करो यहाँ से। पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है यहाँ? एक। अगर इसे पॉइंट को यहाँ से कैंसिल करेंगे, इधर लेकर आएंगे, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी ऊपर जीरो बढ़ेगी, बटेंगे ऊपर। ठीक है, पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने इससे काटा जीरो से, ये जीरो कैंसिल कर दो। जरूरी नहीं है ये काटो, ये भी काट सकते हो ऊपर वाली कोई सी भी। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब 25 ही कम 25 चौका, जरूरी नहीं है यही काट रहे हैं आप, ये भी काट सकते हो उधर। ठीक है, जो कटने वाली चीजें ना काट सकते हो आराम से। अब देखो जरा ध्यान से, अब 5 से कट सकता है यहाँ पर। देखो ये नीचे वाला 5 एकम कट कर कितना आएगा? 100। इस नीचे वाला काटोगे 5 एकम 5 एकम और 5 सतह, इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि अब हम इसे सही करके लिखेंगे बिल्कुल। तो m डैश इक्वल टू 100 की गुणा 4 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और बटे में कितना होगा इसके? 117 की गुणा 1 के साथ करा 117 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड कर लो भाई। 400 को, ये कटने वाली संख्या तो यानी नीचे 117। ठीक है, अलग अलग संख्या, एक ऊपर सम संख्या एक नीचे विषम संख्या, तो एक ये कटने के लिए, तो इन्हें डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पर 400 को डिवाइड करोगे 117 से, 400 को 117 से डिवाइड करके देखो कितनी बार चल सकता है। यहाँ पर देखो 3 बार चल सकता है। ठीक है, 3 से 21 का 8 से लगे 2, 3 और 2 5, 3 एकम 3, कितना होगा? 351। 3 बार अगर हम पहाड़ा चलाओगे 117 का, तो यह होगा 351। ठीक है, इसे माइनस करो। यहाँ एक ढाई दे 10 में तो एक गया, कितना बचा? 9। यहाँ 9 बच रहा है, 9 मतलब 5 गए, कितना बचेगा? 4। ठीक है, ढाई इधर ले लीजिए हमने, 3 बच रहा, 3 में 3 गए 0, तो कितना बचा? 49। ठीक है, ये कटने वाली संख्या है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करा? पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, कितना हो गया? 490। दोबारा 3 बार चल सकता है? लो भाई। ठीक है, तो मैंने कहा 351 आ गया। ठीक है, तो लगभग काट कर देखो कितना है? 3.3। चाहे तो और भी काट सकते हो, तो मैं लगभग में आंसर लिखूंगा इसका भाई। 117 से 400 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 3.3 आओगा लगभग में। मैंने कहा m डैश इक्वल टू, डिवाइड करके कितना आया इसका? 3.3। ठीक है, मात्रा क्या होता है इसका? मोल प्रति किलोग्राम। ऐसा करना सोल्व। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। ओके।